Hello students, I am Anukriti Dubey and today we are going to discuss our third chapter from class 8 NCERT, Conservation of Plants and Animals. चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कंजर्वेशन क्या होता है। कंजर्वेशन क्या है? द वाइज एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं उनको अच्छी तरीके से वाइजली और जुडिशियस वे में यूज़ करना कंजर्वेशन कहलाता है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? जो भी जितने भी टाइप के जो अर्थ पे जो सब्सटेंस पाए जा रहे हैं जो ह्यूमन के यूज़ में आ रहे हैं वो नेचुरल रिसोर्स में काउंट हो सकते हैं। अब सेकंड टर्म क्या दिया हुआ है? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वैरायटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे अर्थ पे जितने भी टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है जिसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है इसीलिए हमने आगे क्या लगाया है? बायो। तो इससे बायोडाइवर्सिटी बन जाता है। तो इसमें मेनली क्या क्या आ जाते हैं? प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो बायोडाइवर्सिटी होती है उससे भी हमको बहुत सारी जो है नेचुरल रिसोर्सेज या सोर्सेज मिलते हैं जिनसे हम फूड और कुछ अदर प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं ह्यूमन के यूज़ में। जैसे कि प्लांट से हमको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। एनिमल से हमको मिल सकता है मिल्क, एग, मीट, ये सब। अब बायोडाइवर्सिटी के कुछ इंपॉर्टेंस हैं, वो क्या क्या हैं? पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है? हेल्प्स टू रेगुलेट क्लाइमेट, रेनफॉल एंड विंड। देखिए जो भी जितनी भी साइकिल्स चलती है, जितनी भी एटमॉस्फेयर में साइकिल्स चलती है, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, इन सब में जो है बायोडाइवर्सिटी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ऐसे ही ये क्या करेगी? क्लाइमेट, रेनफॉल और विंड जो कि एटमॉस्फेयर के कुछ ज़रूरी रिसोर्सेज हैं उनको रेगुलेट करने में हेल्प करती है सबसे पहले। दूसरी चीज़ क्या है? प्यूरिफाइज एयर और वाटर। बहुत सारे ऐसे प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एयर और वाटर को एक तरह से प्योरीफाई कर रहे हैं, अपना कोई सा भी एक पर्टिकुलर रोल कर रहे हैं पूरी जो भी साइकिल चलती है, और वो एक तरह से क्या कर रहे हैं? प्योरीफाई करने में हेल्प कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है? साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। वही फिर से वाटर साइकिल, सल्फर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल्स या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन की हमने बात करी थी नाइट्रोजन साइकिल में। इन सब में भी कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो साइकिलिंग करने में हेल्प कर रहा है। किसकी? न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स यानी कि जैसे कि हमने नाइट्रोजन साइकिल की बात की थी, उसमें जो बैक्टीरिया थे वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके और प्लांट को एक तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे थे। तो इसमें क्या हो रहा है? बायोडाइवर्सिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, किसमें भी? साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स के में। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रिजर्व सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज करने में कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हेल्प करते हैं। जैसे कि फिर से नाइट्रोजन साइकिल की बात करें हम, या फिर कुछ अलग बैक्टीरियाज हो गए जो डीकम्पोजर्स का भी काम करते हैं। वो सब क्या करते हैं? अपना अपना रोल प्ले करके सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है? इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस मीन्स जो हमारी फूड चेन, फूड वेव ये सब चलती है उसमें भी बायोडाइवर्सिटी का अपना अपना एक एक पार्ट होता है हर ऑर्गेनिज्म का। अगर उनके बीच में से अगर एक भी ऑर्गेनिज्म निकाल लिया जाए तो पूरी की पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाती है इसकी वजह से। तो इसका प्रॉपरली फंक्शन करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजिकल बैलेंस में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब बायोडाइवर्सिटी एक तरफ तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, तो ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सब काम जो भी ये कर रही है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से क्या हो रहा है कि बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होती जा रही है, धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। वो कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं डाइवर्सिटी लॉस होने के? ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है कि जो कैटल होते हैं उनकी ग्रेजिंग कुछ ज़्यादा ही हो जाए, यानी कि कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में, क्वालिटी उसमें कैटल्स को छोड़ दिया जाता है फॉरेस्ट के अंदर या फिर जो भी प्रोडक्टिव लैंड्स होते हैं उसमें, और वो वहाँ पे ओवरग्रेजिंग करके वहाँ की बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होती है। कैसे ख़त्म होती है? अगर वहाँ पे ओवरग्रेजिंग होगी तो वहाँ पे कोई सॉइल भी नहीं बचेगी ढंग से, ना कोई प्लांट्स बचेंगे। तो जो प्लांट से न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो वाले ऑर्गेनिज्म जो वहाँ पर हैं वो सब भी क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा फूड चेन का। सेकंड क्या है?
डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन कैसे कॉज है? डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? ट्रीज को कट करना, वो भी लार्ज स्केल पे, यानी कि एक पूरा का पूरा फॉरेस्ट जो है उसकी सारी ट्रीज कट कर दी जाए, उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। उसकी वजह से भी क्या हो रहा है? बायोडाइवर्सिटी जो है वो लॉस हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वही फिर से प्लांट्स हट जाएंगे तो प्लांट से जो न्यूट्रिएंट लेने वाले वहाँ पे अदर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स, वो सब भी क्या होंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जो वहाँ पे साइकिल चलती है जिसमें प्लांट्स अहम रोल प्ले करते हैं, जैसे कि वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में जब प्लांट्स हैं उनमें ट्रांसपीरेशन होता है, तब जाके वाटर साइकिल आगे बढ़ती है। तो वो भी एक बहुत बड़ा कॉज है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए। थर्ड क्या पॉइंट है? अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब है कि जैसे कि अब जो है जब डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री का, तो बहुत ज़्यादा जैसे ब्रिजेस, डैम्स और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ये सब बनाई जा रही है। तो उसके लिए भी क्या होता है? लोग लैंड खरीदते हैं, वहाँ पे पूरा डिफॉरेस्टेशन करते हैं उसका, और फिर वो वहाँ पर अपना डेवलपमेंट करते हैं। उसकी वजह से भी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी खतरे में आ रही है। फोर्थ पॉइंट क्या है? पोल्यूशन। किसका? एयर, वाटर, सॉइल, सब तरह का जितना भी पोल्यूशन है वो सारे ही बायोडाइवर्सिटी को एक तरह से खतरा पहुंचा रहे हैं। क्योंकि पोल्यूशन क्या होता है? किसी भी अनवांटेड सब्सटेंस का उसमें आ जाना। जैसे अगर वाटर है तो वाटर में आ जाना, सॉइल है तो सॉइल में आ जाना। उसकी वजह से वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, जैसे कि एयर में है तो एयर में, सॉइल में कोई ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, तो वो सब उनकी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इससे भी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रही है। अब हम कंजर्वेशन की बात कर रहे थे, उसमें हमने देखे थे कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसमें हमने बात करी थी डिफॉरेस्टेशन की। तो डिफॉरेस्टेशन को डीप में पढ़ते हैं हम। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल, यानी कि लार्ज स्केल पे ट्रीज को कट करना। कैसे? पूरी की पूरी फॉरेस्ट में एक पूरी की पूरी जो फील्ड है या फिर पूरा पूरा एरिया है, उसके सारे ट्रीज को एक साथ कट कर दिया जाए, तो वो क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन। अब हमने पढ़ा था कि इससे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रही है। कैसे हो रही है इससे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? क्योंकि अगर ट्रीज कटेंगे तो वेरियस जो साइकिल्स हैं उन पे इफेक्ट आएगा, और उन पे इफेक्ट आएगा तो इकोलॉजिकल बैलेंस भी बिगड़ेगा, और उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी खतरे में आ सकती है। ठीक है, अब इसके पर्पस क्या है? डिफॉरेस्टेशन हो तो रहा है, लेकिन कर क्यों रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन करने के पर्पसेस क्या क्या हो सकते हैं ह्यूमंस के लिए? क्या क्या है वो पर्पस देखते हैं। प्रोक्योरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर यूज़। सबसे पहले एग्रीकल्चर भी लार्ज स्केल पे क्रॉप्स उगाना होता है, तो उसके लिए सबसे पहले ट्रीज को कट कर दिया जाता है, फिर उस फील्ड को एग्रीकल्चर के लायक बनाया जाता है। उसके लिए क्या होता है? जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें पर्टिकुलर लैंड जो है वो सारे प्राइवेट ऑपरेटर अपना अपना खरीदते हैं, और उसके लिए वो सबसे पहले क्या करते हैं? वहाँ का डिफॉरेस्टेशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो रहा है इसका पर्पस? एग्रीकल्चर यूज़ के लिए। सेकंड पर्पस क्या हो सकता है? प्रोक्योरिंग लैंड फॉर टिम्बर फॉर बिल्डिंग हाउसेज और रोड्स। टिम्बर जो है प्लांट से मिलता है, उससे हाउसेज और रोड्स के मैन्युफैक्चर के लिए भी डिफॉरेस्टेशन करना पड़ रहा है। थर्ड क्या है? प्रोक्योरिंग लैंड फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। अब कुछ प्राइवेट ऑपरेटर्स जो रहते हैं वो अपने अपने प्रोजेक्ट लेके जाते हैं, तो उनको पर्टिकुलर जगह नहीं मिलती, तो जो फॉरेस्ट ही उनके लिए एक जगह रह जाती है। तो वो क्या करते हैं? सबसे पहले वहाँ पे लार्ज स्केल पे ट्रीज़ को कट करते हैं, यानी वहाँ का डिफॉरेस्टेशन करते हैं, और वहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करते हैं। तो उसके लिए भी एक पर्पस हो गया डिफॉरेस्टेशन का। फोर्थ पॉइंट क्या है? टू ऑब्टेन फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाइक वुड, रबर, फूड। ये सबसे कॉमन पर्पस है, क्योंकि ह्यूमंस को हर चीज़ की नीड है। उसको वुड भी चाहिए, रबर भी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंटली फूड चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए भी डिफॉरेस्टेशन करना पड़ रहा है। लास्ट क्या होता है पर्पस? फॉर सेटिंग अप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अब कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने के लिए भी डिफॉरेस्टेशन करना पड़ रहा है। उसके लिए भी एक पर्टिकुलर जोन बनाने के लिए सबसे पहले ट्रीज़ को काटा जाता है, फिर वहाँ पे कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाते हैं। अब डिफॉरेस्टेशन के पर्पस क्या थे वो तो हमने देख लिए थे कि क्यों डिफॉरेस्टेशन करा जा रहा है। लेकिन डिफॉरेस्टेशन जब हो गया उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट क्या निकल के आ रहे हैं वो देखते हैं।
सबसे पहला रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, रिड्यूस रेनफॉल। उससे डिफॉरेस्टेशन की वजह से रेनफॉल जो है वो कम हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वाटर साइकिल के थ्रू ही रेनफॉल होती है, और अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो क्या होगा, प्लांट्स कट किए जाएंगे। प्लांट्स कट किए जाएंगे तो ट्रांसपिरेशन रेट भी नहीं निकलेगी, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन नहीं होगा, और उसकी वजह से रेनफॉल जो है वो कम हो जाएगी। सेकंड क्या है, इंड्यूस मोर सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, टॉप लेयर जो रहती है सॉइल की वो हट जाना। अब क्या है, जब प्लांट एक तरह से कवरिंग का काम कर रहे हैं सॉइल के लिए, तो डिफॉरेस्टेशन में जब प्लांट्स को या फिर ट्रीज को कट कर दिया जाएगा तो टॉप मोस्ट लेयर क्या आ गई, सॉइल की। तो जब भी अगर कोई विंड तेज हाई स्पीड में कोई विंड आएगी तो वो सॉइल को उड़ा लेगी और सॉइल इरोजन हो जाएगा। उसकी वजह से जो टॉप सॉइल है, जहाँ पे ह्यूमस प्रेजेंट रहती है, जो फर्टिलिटी जहाँ की ज़्यादा होती है, वो भी हट जाएगी। थर्ड क्या है, नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड और ड्रॉट। डिफॉरेस्टेशन होगा तो प्लांट्स कट हो जाएंगे, उसकी वजह से वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, कभी ओवर एक्सेस रेनफॉल होगी या फिर कभी बिल्कुल रेनफॉल नहीं होगी। जैसे कि हमने फर्स्ट में भी पढ़ा था, रिड्यूस रेनफॉल। अगर रेनफॉल कम होगी तो ड्रॉट हो जाएगा, यानी कि वाटर की कमी हो जाएगी। या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक्सेस में भी रेनफॉल हो सकती है, तो क्या होगा, फ्लड्स आ जाएंगे। फिर क्या आता है, इम्बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक O2 और CO2। ये इम्बैलेंस कैसे हो रहा है, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में, उसके थ्रू CO2 लेते हैं प्लांट्स और O2 निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है, CO2 और O2 जब प्लांट्स लेंगे ही नहीं और निकालेंगे ही नहीं तो इनका जो क्वांटिटी है वो एटमॉस्फेयर में कम ज़्यादा होती रहेगी, तो कंसंट्रेशन भी इसका पूरा बिगड़ जाएगा। तो क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। फिर नेक्स्ट क्या आता है, चेंज इन क्लाइमेट। क्लाइमेट में भी चेंज आएगा, जैसे कि कभी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा विंड चलने लगेगी, कभी रेनफॉल बहुत कम हो जाएगी। ऐसे कर करके क्लाइमेट में भी चेंज आता है। अब डिफॉरेस्टेशन से तो क्या हो रहा था, बायोडाइवर्सिटी जो हो रही थी वो लॉस्ट होती जा रही थी और उसमें क्या हो रहा था, डिक्लाइन आ रहा था। लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें करनी होगी जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो सके, उसमें ग्रोथ आ सके। तो उसके लिए हमको सबसे पहले फॉरेस्ट को कंजर्व करना पड़ेगा। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, हम बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे हम फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कर सकते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर मेथड्स हैं जिनसे हम फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कर सकते हैं। क्या क्या है वो मेथड्स, मैसिव एफॉरेस्टेशन, एक था डिफॉरेस्टेशन यानी कि ट्रीज का कट करना, वो भी लार्ज स्केल पे। लेकिन मैसिव एफॉरेस्टेशन में क्या होगा, ट्रीज उगाना उल्टा बिल्कुल, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, बहुत लार्ज स्केल पे ट्रीज को उगाया जा रहा है, ट्रीज को प्लांट किया जा रहा है। दूसरा क्या है, फॉरेस्ट फायर मस्ट बी प्रिवेंटेड। सबसे एक बहुत ही फॉरेस्ट के लिए एक बहुत ही बुरी बात है कि फॉरेस्ट में अगर फायर हो जाती है तो पूरा का पूरा फॉरेस्ट बर्बाद हो जाता है। उसकी वजह से सॉइल इरोजन भी हो जाता है। लेकिन हमको फॉरेस्ट फायर्स को प्रिवेंट करना चाहिए, जितना कम हो सके उतनी फॉरेस्ट फायर हो। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक छोटी सी भी गलती होती है उसकी वजह से फॉरेस्ट में फायर लग सकती है, तो उसके लिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि फॉरेस्ट में फायर जो है वो बहुत ही ख़त्म ही हो जाए एक तरह से। थर्ड क्या है, वीड डैमेज ट्रीज रेगुलरली रिमूव्ड। अब वीड्स हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे, क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो कि मेन क्रॉप्स के साथ उग रहे थे और उनसे कंपटीशन कर रहे थे, यानी कि न्यूट्रिशन वाटर जो उनका था वो खुद ले रहे थे। तो उन सबको पर्टिकुलर टाइम में हमको रिमूव करना चाहिए, ताकि क्या होगा, जो प्लांट्स हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके और वो जो है प्रॉपरली ग्रो कर सकें। अगर वो ग्रो करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है बायोडाइवर्सिटी भी ग्रो करेगी। नेक्स्ट क्या है, अवेयरनेस प्रोग्राम। अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत सारे चलाए जा रहे हैं इंडिया में और चलाए जाने भी चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम में क्या होता है कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कैसे किया जाए वो जगह जगह जाकर बताया जाए, सबको जो इलिटरेट पर्सन्स हैं उनको भी बताया जाए, ताकि फॉरेस्ट का कंजर्वेशन हो सके। फिर नेक्स्ट क्या है, डिफॉरेस्टेशन इन एक्सेस शुड बी बैंड। अब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया में तो उसको एक्सेस में नहीं करना चाहिए। जैसे कि कोई फॉरेस्ट है, अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉरेस्ट हैं, वो सब नहीं एक ही जगह पे करो, हर जगह पे जाकर के सब जगह पे ट्रीज़ को कट मत करो और फॉरेस्ट को बल्कि उसका एफॉरेस्टेशन करो। उससे क्या होगा, फॉरेस्ट कंजर्व होगा, यानी कि एक ही जगह पे पर्टिकुलर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, सब जगह नहीं हो रहा, तो वहाँ दूसरी जगह का जो फॉरेस्ट है वो कंजर्व रह रहा है और बायोडाइवर्सिटी अपने आप ही ग्रो कर रही है।
नेक्स्ट क्या है, बैरल लैंड शुड बी प्लांटेड। बैरल लैंड क्या होते हैं, जिन पे कोई भी सॉइल नहीं होती, कोई प्लांट्स नहीं होते, क्या करना चाहिए कि उन लैंड्स पे भी सॉइल डालनी चाहिए, उसकी फर्टिलिटी बढ़ानी चाहिए और वहाँ पे भी प्लांट्स उगाने चाहिए। इस तरह से जगह जगह बैरल लैंड्स में भी प्लांटिंग करेंगे तो वहाँ पे भी फॉरेस्ट उगेंगे और उससे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी भी ग्रो करेगी। अब दो टर्म्स आपकी एनसीईआरटी में यूज़ हुई है, फ्लोरा और फोना। उनका मतलब देखते हैं क्या होता है। फ्लोरा का मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स स्पीशीज़ इन दैट एरिया, यानी कि किसी भी एरिया में जो डिफरेंट टाइप्स की जो प्लांट स्पीशीज़ है, सारी स्पीशीज़ जितनी भी हैं वो क्या कहलाएंगी, वहाँ की फ्लोरा कहलाएंगी। यानी कि अगर मान लें हम साल, टीक, मैंगो ये सब एक एरिया में प्रेजेंट है तो इनको हम क्या बोल देंगे, उस एरिया का फ्लोरा ये सब हैं, ठीक है। फोना क्या होता है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैं वैसे वैसे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं, वो जो एक एरिया में हैं वो क्या कहलाता है, फोना। क्या है इसमें, हम क्या क्या ले सकते हैं, जैकाल, बुलडॉग, लेपर्ड, ये सब क्या कहलाएंगे, उस पर्टिकुलर एरिया के फोना। तो ये जो है फ्लोरा फोना। अगर हमको कहीं भी किसी भी प्लांट की बात करनी होगी या प्लांट की बहुत सारी स्पीशीज़ के बारे में तो हम क्या बात बोलेंगे, फ्लोरा। और अगर एनिमल्स की बात करनी होगी तो हम क्या बोलेंगे, फोना।